वो भी आ जाएगा जब तक लास्ट में आपको पढ़ने मंथन में आ गया ना, तो इसमें भी आ जाएगा। प्लांट किंगडम यार, वो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है उसकी। वो है पेज मेकर फाइल में। पेज मेकर क्या होता था, एक पुराना सॉफ्टवेयर होता था उसका, क्वेश्चन टाइपिंग का, है ना। तो उसमें से वो चेंज कराना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ता है। पेज मेकर लैपटॉप में होना चाहिए खोलने के लिए, तो डाउनलोड करवाना पड़ेगा किसी से। पेज मेकर क्या होता था, जितने तुम्हारे ये बने हुए नहीं पैकेज वगैरह सारी पुरानी कोचिंग के, वो उसी फोल्डर में बनते थे। अब वो यूज नहीं होता, आउटडेटेड हो गया। तो हमने वो क्वेश्चन जब बनाए थे, वो बनाए थे 2013-14 में बनाए थे। एनसीईआरटी 14-15 के शायद। तो उस वक्त पेज मेकर ठीक चल रहा था। तो अब वो शायद मतलब काम का नहीं रहा। ठीक है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पर उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, एक दो बार 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 मैसेज डालना पड़ेगा, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, जिसके पास नंबर होगा वो बोल मैसेज, है ना। ऐसे वाला मत करना सर, आपने बोला था दे नहीं रहे हो, तो फिर मैं, है ना, फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा तुझे। हाँ, सॉफ्ट तरीके से मांगना है। हाँ है। हाँ, चलें पढ़े। ठीक है। आज तो बेटा हम लोग 2 दिन से कुक है नहीं। हाँ, तो खाना थोड़ी खा के आते हैं यार फिर। नाश्ता नहीं, दूध गर्म करके बिस्किट खा के आते हैं। और मैं उसके लिए सुबह उठाऊं खुद से। सर्वेश सर को बोला रात में मैंने कि चाय बना दो सर। कह रहे चाय से थोड़ा तबीयत खराब हो जाती है, वो सो गए। फिर अभी वो सो रहे हैं। तो इसका मतलब चाय का जो फ्राई पैन है वो मुझे साफ करना पड़ा। वो चला गए। ठीक है, तो उसका बेटा फर्क नहीं पड़ता है। देखो आप भी कैसे आते हो, वो आपकी वो है, मेरी कैसे वो मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आपकी नहीं है। सही है। हाँ, क्योंकि शायद वो उसकी कोई किसी की दादी वादी की डेथ हुई, उसकी कुक की, वो चला गया 2 दिन से नहीं है। सर्वेश सर संडे को तो किसी मॉल में घूम के खा रहे थे, वो शायद सिटी सेंटर में घूम रहे थे। हाँ, कल हम लोग रात में कहीं और खाने गए, तो सुबह का कैसे होगा। दावत नहीं बेटा यहाँ पे। नहीं नहीं, बेकार है ये। है, बीएन सर बहुत दूर रहते हैं वहां से। हाँ, मैरिज हॉल तो बहुत सारे होंगे। पहचान लेगा भाई, है ना। नहीं नहीं, पहचान लेगा। चलो एक बार ये देख लो, क्वेश्चन करते हैं जल्दी। अभी यहाँ पे ठंड नहीं पड़ रही है, बाकी जगह तो पड़ रही है। गांव में तो पड़ रही होगी, आप लोग को पता होगा ना। है? हाँ, यहाँ नहीं पड़ा अभी। चलो ये देखो एक बार, कोई देखना है क्वेश्चन करेंगे, जल्दी देख लो एक बार, यहाँ पे कोई डाटा है जिसको देखना हो। ठीक है, जल्दी करो जल्दी। सबको दिख रहा है। फॉस्फोएस्टर ग्लाइकोसिडिक, समझ आ रहा है। अगर एन न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फोडेस्टर कितने होंगे, N-1। लेंथ कितनी है, मतलब दो बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्वेश्चन करेंगे अब, आ जाओ पहला क्वेश्चन। हाँ जल्दी क्वेश्चन करेंगे। क्या चीज के बीच में बॉन्ड, बेटा मेन क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो तुमने पढ़ी है वही चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए और साथ में हाइड्रोजन चाहिए। तो फ्लोरीन तो होता नहीं है, प्यूरिन में फ्लोरीन तो होता नहीं है। या तो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कहाँ है, कीटोन ग्रुप पे, और नाइट्रोजन उसके रिंग में होता है। तो जब वो सामने जिस हिसाब से पड़ता है उस हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो रूल ये है कि प्यूरिन हमेशा किसके साथ बनाएगा, पिरिमिडिन के, सिर्फ नियम ये है। तो ए हमें ए उस तरीके से सामने आता है, हमेशा टी से ही बनता है। जब तू स्ट्रक्चर देखेगा वो स्ट्रक्चर बेस्ड बात है, पर बेसिक वही फॉलो हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए कौन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और साथ में हाइड्रोजन होगी दूसरे वाले नाइट्रोजनस बेस की, है ना। उस पर रिंग पे जहां पर बैलेंस करते हैं हम लोग,
कहते हैं वैलेंसी पूरी करें हाइड्रोजन लगा के, याद है? तो उस तरीके से है। क्लियर? अब वो ओरिएंटेशन ऐसे आएगी कि बनता ही नहीं है उसके साथ, मेन ओरिएंटेशन का चक्कर है। क्लियर? कोई ऐसा कोई रूल नियम? हाँ भाई, ये करेंगे, पहला क्वेश्चन करो, चलो चालू हो जाओ, करो। कहां थे भाई? जल्दी क्वेश्चन। जल्दी क्वेश्चन। हमें दे रखा 200 बेस पेयर डी, इफ नंबर ऑफ जी इज 30 देन कैलकुलेट ए। बेस पेयर कितना है? करते रहो, 200 है ना? उसमें ए कितना, रुक जाओ, न्यूक्लियोटाइड बेसिस कितने आ जाएंगे? 400। यस। इसमें जी कितना है? 30। तो सी कितना है? 30। तो 400 में से 60 हटा दो, 340 आ जाएगा ए प्लस टी। यस। तो ए कितना आ जाएगा? 170। यस। ए आ गया हमारे पास 170। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकालोगे? 340 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2, 3 3 30 इंटू 3 है। कहां पे? अच्छा यहां पे एक 340 नहीं आएगा ना? अरे हाँ भाई, चुप रहा करो यार तुम लोग, कितना बोलते हो? ठीक है, हाँ हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया ये बताओ, बन जाएगा? है? जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ ठीक है। इन अ लेंथ ऑफ 340 नैनोमीटर इफ ए इज 20%। ये अच्छा क्वेश्चन है, हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी करेंगे। लेंथ दे रखी है 340 नैनोमीटर। लेंथ, लेंथ से बेस पेयर कैसे निकलेगा भाई? हाँ भाई, बेस पेयर कैसे निकलेगा? 340 डिवाइडेड बाई 34.34, तो कितना आ जाएगा? 1000 आएगा। 1000 बेस पेयर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1000 बेस पेयर। ठीक है ना? ठीक। अब आगे हमारे पास देखो 1000 बेस पेयर है, उसके बेसिस कर लेते हैं कितने? बेसिस कितने हैं? 2000 बेसिस हो गए। अब उसमें 20% ए है, तो 20% ही क्या होगा? टी। अब 60 बच गया। 30% क्या होगा? जी। और 30% क्या होगा? सी। ये देखो जरा, किसी को डाउट है इसमें तो? ठीक है, देख लो ध्यान से। तो हमारे पास आप देख लो, 20% ए है, 20% टी है, 30% जी है और 30% सी है। ये हमारे पास है ना? क्लियर है? ठीक। तो ए है, टी है, जी है, सी है। यस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप किसकी निकाल रहे हो, बेस पेयर की निकाल रहे हो कि बेसिस की निकाल रहे हो। ए टी जी सी बेसिस होते हैं, तो बेस पेयर को बेसिस में कन्वर्ट करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं, वो क्या करते हैं, बेस पेयर का निकाल देते हैं। ये बेसिस है ना? ठीक है, तो 20% ए का कितना आ जाएगा? ये 400 आएगा। यस। ये भी 400। फिर ये कितना बच गया? 600 और 600। यही निकालना है। ठीक है, कर लेंगे वाला क्वेश्चन। एक ही इनके क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा नियम लगा रहे हैं हम लोग? चार गाफ। यहां क्या लगा रहे हैं? चार गाफ रूल। सही है? क्लियर? हाँ भाई, जो बच्चे जस्ट आए हैं क्वेश्चन करो। ठीक है, मनी मन गाली देने से कुछ नहीं होगा, सर क्यों आ जाते हैं सुबह सुबह, उससे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन करो जल्दी, है ना? सही बात है। हाँ हाँ बेटा जल्दी आ, बनाओ जल्दी बनाओ, जिन्होंने नहीं बनाया बता दे सर आ गए। ठीक है, बोल दियो सर आ गए।
सर को कोई काम नहीं है, सुबह सुबह आ जाते हैं। जी बोल दिया ना, यही बोलना था। हाँ। चले हैं, हो गया, ठीक है। चलिए, तो 200 बेस पर नंबर ऑफ जी दे रखा है, ये वो सब हो गया, लिख लो। चले आगे, आगे क्वेश्चन करें, हैं, ठीक है। लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा, जल्दी, आराम से, नहीं जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाला करेंगे अब। जो लेट आए 2 क्वेश्चन की जगह छोड़े। जी 240 दे रखा है, 240 है जी, है ना। मैं साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, सुबह सुबह उठ के लिख रहा था मैं ये। हाँ, ठीक है, जल्दी। जी 240 है, ठीक है। हाँ, जी 240 है, हमें बाकी कैलकुलेट करने हैं। अगर मुझे जी दे रखा है 240, तो सी कितना आएगा, मुझे वो भी चाहिए होगा ना, टोटल तो चाहिए ही मुझे, है ना, कुछ तो चाहिए। चलिए कर लेते हैं इसमें, इसको कर लेते हैं। हमारे पास, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे पास 170 नैनोमीटर का डीएनए है, अब करो। 170 नैनोमीटर का डीएनए है, हाँ भाई, 170 नैनोमीटर का डीएनए कितने बेस पेयर आ जाएंगे, 500 नहीं, 170 को किससे डिवाइड करेंगे, 0.34 से, सही है ना। जल्दी जल्दी फास्ट। बना किसी का है, हम्म, हो गया भाई। हाँ भाई, कितना आ गया, ये आ गया 500 बेस पेयर। कितने बेसिस आ गए, 1000 बेसिस। उसमें जी कितना दे रखा है, 240, तो किस सी कितना हो गया, 240, कितना हो गया टोटल, ये 480, कितना बच गया, 520, कितना कितना आ रहा है, 260 ए आ गया, और 260 ही टी आ गया, ठीक है, बढ़िया। आगे लेंथ हो गई, चलो लेंथ तो हमने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ तो निकाल देनी थी। हाँ भाई, बेस पेयर कितना आ रहा है, बेस पेयर कितना आया था, 500, ए कितना आया, 260, हाइड्रोजन बॉन्ड 240 गुना 3 प्लस ए, फॉस्फोडाइस्टर 500 बेस पेयर है, कितना आएगा, 499 प्लस 499, ऐसा ही कुछ आएगा, है, ये आएगा ना। किसी को डाउट आ रहा हो,
आ जाओ जल्दी, क्वेश्चन लिखो। तुम्हारा ग्रुप कौन सा है टेलीग्राम का? मंथन नीट है पटना। अच्छा है, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेज दूं, उसमें कर लेना अपने आप प्रैक्टिस। कुछ 13-14 क्वेश्चन भेज दिए मैंने, 15 होंगे शायद, 15-20 होंगे, वो कर लेना अपने आप प्रैक्टिस, जिसको करना होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिख लो, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। भाई क्वेश्चन किए हैं, किसने नहीं बनाया अभी तक, जल्दी बताओ, जल्दी करो जल्दी। मैंने टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से 20-22 होंगे, उसके बाहर से कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन है उसमें से, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देखें। करो जरा, देखिए। फिफ्टी परसेंट प्यूरिन दे रखा है, 120 पे 50 बेस पे है, क्या 75? ये कितना हो जाएगा, बेस पेयर है तो कितने बेसिस हो जाएंगे, 300 बेसिस हो जाएंगे, ठीक है तो कितना आ जाएगा ये, है 300 बेसिस दे रखा है ना, तो 300 में से 150 प्यूरिन होंगे, जिसमें ए प्लस जी आएगा, और 150 क्या होंगे, प्रिमिडिन, यस, जिसमें क्या आएगा, टी प्लस सी आएगा। जब तक तुम्हें कुछ दे नहीं रखा, प्यूरिन और प्रिमिडिन तो हमेशा बराबर होते हैं, सही है। अगर 50% प्यूरिन है तो प्रिमिडिन कितना आएगा, 50%। जब तक एक दे ना रखा हो तुम निकाल नहीं पाओगे, अपने आप से तुमने 4 से डिवाइड करके निकाल दिया, ऐसा किसने कहा है, क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है ये। नहीं समझ में आई, आ गई, किसी को क्वेश्चन समझ में आया? प्यूरिन क्या होता है, एडिनिन प्लस गुआनिन, सही है, और पिरिमिडिन क्या होता है, टी प्लस सी। अगर 150 बेस पेयर दे रखे हैं, 50% प्यूरिन है तो डेफिनेटली 50% पिरिमिडिन है ना। लेकिन जब तक कोई नंबर ना दे रखा हो आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने लगभग आपको शायद 20-22 क्वेश्चन है टेलीग्राम पर भेज दिए हैं। वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक पुराना असाइनमेंट है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते थे, वो मैंने आपको डाल दिए, आप सॉल्व कर लेना, कोई पर्टिकुलर का आंसर पूछना हो पूछ लेना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इससे ज्यादा प्रैक्टिस इसकी नहीं जरूरत चाहिए, हमें एक क्वेश्चन और करना है, कर लो, ये वाला और करना है जल्दी। 2 डीएनए है पी एन क्यू, पी में 100 बेस पेयर है और ए दे रखा है 40, और क्यू दे रखा है 100 बेस पेयर, जी दे रखा है 40। स्टेबल पूछा हुआ है। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, इसकी स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, इसकी स्टेबिलिटी का मतलब है कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ना टूटे, सही है। व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड ना टूटे सही है, ठीक। अब जरा लिख लेते हैं यहां पे
P और Q। P कितना है 100 बेस पेयर, Q कितना है 100 बेस पेयर। कितने बेसिस हो गए यहां भी 200 हो गए। यस ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पर ए कितना दे रखा है 40, तो टी कितना है 40, तो जी कितना हो गया 60 और सी कितना हो गया 60। यहां पे आ जाओ, ए नहीं पता, मैं जी दे रखा है, जी कितना दे रखा है, जी कितना दे रखा है 40, तो सी कितना आ गया 40, तो ए कितना आ गया 60, टी कितना आ गया 60। स्टेबल वो ज्यादा होगा जिसमें जीसी ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, 2 डिग्री स्ट्रक्चर की। का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ना टूटे। यस सही है। तो जो P है हमारे पास, P में G और C कितना है 60 है। यस सही है। और Q में कितना है G और C 40 है। किसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है P वाले में। अगर किसी चीज की स्टेबिलिटी निकालनी, हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल लो, टोटल कितने आ रहे हैं इसमें 40 गुना 2, सही है। यहां देखो 60 इंटू 2, 40 इंटू 3, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा आ रहे हैं P में। P ज्यादा स्टेबल है किससे, Q से। ये वाला क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया? हमने क्या किया है, 2 डीएनए की स्टेबिलिटी कंपेयर करी है। कैसे करी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। कैसे करी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसमें ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो आसानी से टेम्परेचर पे नहीं टूटेगा। किसी को याद है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वहां पर क्या करते हैं हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डीएनए डीनेचर हो जाता है। पीसीआर में क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डीएनए डीनेचर हो जाता है। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यस ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा डीएनए मान लो मैं दे देता हूं कि पीसीआर में आपके पास देखो, मान लो नीट का पेपर मुश्किल आता नहीं है, अगर नीट के पेपर में मेंस लगे और एडवांस के क्वेश्चन बनाने पड़े तो ऐसा एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 डीएनए दे दे पीसीआर के लिए, कहते 2 डीएनए दे रखा है, एक में जी का नंबर दे दे और दूसरे में परसेंटेज दे दे। आप हमेशा याद रखो 2 क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए उनको सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। यस और नो। एक में मान लो बेस पेयर दे दे, दूसरे में परसेंटेज दे दे, तो जिसमें बेस पेयर दे रखा उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप ये देखोगे कि जिसमें जीसी परसेंटेज ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल डीएनए है। यस, और पीसीआर वाले प्रोसेस में वो लेट डीनेचर होगा हाई टेम्परेचर पे। किसी को बात समझ में आई है? जैसे दोनों में बेस पेयर दे रखा है, सही है। मान लो मैं पी में 100 बेस पेयर दे देता, क्यू में मैं दे देता कि जो ए है वो 30% है, सही है, तो फिर आपको पी भी परसेंटेज में निकालना पड़ता। आप कंपैरिजन परसेंटेज में तो कर पाओगे। मान लो ये तो डीएनए की लेंथ सेम है तो बेसिस से कर सकते हो। मान लो लेंथ अलग अलग होती, एक की 2000 बेस पेयर होती और एक की 500 बेस पेयर होती, फिर कैसे करोगे कंपैरिजन? बेस्ट तरीका क्या है, परसेंटेज पे जाओ। सही है, समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला, बोलो। ठीक है, आप याद रखोगे कि डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चर सेकेंडरी होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। समझ में आ रहा है, बोलो। चारगाफ रूल कहां फॉलो होता है, डीएनए में। ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा। लेकिन चारगाफ रूल आरएनए में फॉलो नहीं होता क्योंकि उसमें जो चेन बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, वो किसके बीच में बनते हैं, विद इन चेन बनते हैं। तो इतने में तो चारगाफ लगा दोगे, यहां कैसे लगाओगे? चारगाफ रूल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स में लगता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि चारगाफ रूल के लिए क्या कंपलसरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, क्योंकि आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद इन चेन बना सकते हो। जब उसी चेन के अंदर आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना लोगे, लेकिन वहां चारगाफ नहीं लग सकता। चारगाफ लगाने के लिए आपको 2 चेन चाहिए। समझ में आ रहा है? चारगाफ लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 चेन चाहिए। इसमें जितने ए, ध्यान सुनो, इसमें जितने ए होंगे उतने इसमें क्या होंगे, टी होंगे पैरेलल। समझ में आ रहा है? जितने इसमें जी होंगे उतने ही पैरेलल क्या होंगे, सी होंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड
उसी चेन में बन रहा है। जैसे टीआरएनए का 1 डिग्री स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन, 2 डिग्री स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्दर फोल्ड करता है 3 डिग्री स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? तो उसमें आप चारगाफ फारगाफ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो 2 डिग्री जहां जहां बना रहा है ना, जैसे मान लो टीआरएनए का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा, इसका क्या मतलब है स्ट्रक्चर का? इसका मतलब ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, तो यहां यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहां नहीं बना, ना यहां बना ना यहां बना। समझ में आ रहा है? तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता वहां लूप बन जाता है। क्या बन जाता है? लूप बन जाता है, वहां चारगाफ नहीं लग सकता। तो चारगाफ हमेशा आप डीएनए में लगा सकते हो जो डबल स्टैंडर्ड है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए में लगा सकते हो। सिंगल स्टैंड डीएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए में आप चारगाफ रूल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सिंगल स्टैंड में कैसे पता कितना ए है और कितना यू है? डबल स्टैंड में जितना ए होगा उसके पैरेलल यू होगा। क्लियर है? बोलिए, किसी को समझ में आया? ऊपर से गया, आधे को तो समझ ही नहीं आई मैं क्या बोले जा रहा हूं। आया है ये? इससे मुश्किल नहीं है इस टॉपिक के क्वेश्चन। ठीक है, हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं। अभी भी मैंने आपको किसी कोई देख लेना टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन डाल दिए। डोपा प्राइम में मैं इसके 15 या 20 क्वेश्चन और डाल दूंगा आपको। है? टेलीग्राम पे आया होगा यार, आया है? अरे मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम नहीं तो 100-150 असाइनमेंट पड़े होंगे। मैं कोई वैसे सर्च करूंगा मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि मेरे पास 2016 से यही फोन है। मतलब फोन चेंज किया है, डाटा सारा है मेरे पास। हाँ तो ये ठीक है, क्लियर? आगे चले, आइए अमीनो एसिड पढ़ते हैं हम लोग। बेटा आगे की डिटेल जो है वहां पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर में, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है क्या है, वो सारी डिटेल कहां पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर में। हमने केमिकल चीज पढ़ ली है उसकी पूरी, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की। आप अपनी वो पढ़ो, क्या नाम है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसमें शायद एच.जी. खुराना का नाम लिखा हुआ है, या वॉटसन क्रिक का कुछ एक टेबल बना के लिखा हुआ है, उसको रीड करेंगे मॉलिक्यूलर के टाइम पे। अभी आप स्ट्रक्चर रीड कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेना, बायोमोलिक्यूल से आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी। जो छोटी छोटी चीजें वो क्या है, वो डबल हेलिक्स मॉडल की बात कर रहा होगा। टेबल में शायद उसने एच.जी. खुराना की फोटो वोटो बना दी, क्या बनाया, एक टेबल दे रखी है। न्यूक्लिक एसिड में है किसी के पास? हमारा तो केमिस्ट्री चल रहा है आजकल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो हट गया शायद। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, डीएनए बना हुआ है। कोई टेबल वो बॉक्स बना हुआ है ब्राउन कलर का है, लास्ट में ही होगा। ये तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं, लास्ट में एकदम जहां क्वेश्चन दे रखे हैं बना तो है फोटो। क्या नाम है इसका? वॉटसन दे रखा है ना, ठीक है, पढ़ लेना भाई, उसके घर की बात कह रहे होंगे कुछ। चलो चलो चढ़े पले पढ़े से आगे, हेडिंग डालो अमीनो एसिड्स पढ़ रहे हैं जल्दी। अमीनो एसिड्स पढ़ रहे हैं बेटा। बच्चे आपको बहुत आसान क्वेश्चन आएगा इसका, मेरी बात सुनो। डीएनए का जब भी क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक क्वेश्चन मुश्किल आया, मैं आपको बता दूंगा वो कैसे आया था। सिर्फ एक क्वेश्चन मुश्किल आया था, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से किया था उसने। डीएनए का नॉर्मली आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है, नॉर्मली बहुत आसान क्वेश्चन आता है, और उनका फेवरेट क्वेश्चन वही है, ए टी देके जीसी निकलवा रहे हैं कुछ ऐसा। क्योंकि लॉजिक यही है कि आपको बायो के उनको 180 क्वेश्चन देने हैं, सॉरी बायो के उनको 90 या 100 क्वेश्चन जो भी देने हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे सकते, है ना। तो आसान आएगा आपको। स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड्स पे। हाँ भाई, कुछ कुछ चीजें जब हम आगे पढ़ेंगे बेसिक से, तो ये आता है एसिड सॉल्युबल पूल में। किस में आता है ये? एसिड सॉल्युबल पूल। ये क्या होता है बात करेंगे इस पे। दूसरा, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या लिख रहे हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब मैक्रो नहीं है। इसका मतलब है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डेल्टान है। बोर्ड पे फोकस रखें, बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जो पढ़ रहे हैं, इधर देखेंगे सारे। इधर देखो भाई, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास ये स्ट्रक्चर 4 महीना हो गया पढ़ते हुए तुम्हें, मीथेन का है, ठीक है। अमीनो एसिड के लिए हम लोग लिखते हैं कि अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। अमीनो एसिड क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब है कि हमने क्या किया है, मीथेन पर अलग अलग ग्रुप जोड़ दिए। तो इस वाले पर मैंने COH जोड़ दिया है, हाइड्रोजन हटा के। यहां पर क्या जोड़ दिया? NH2। यहां पर H जोड़ दिया है, और यहां पर ये R ग्रुप है। ये R ग्रुप अलग अलग होता है,
ये आर ग्रुप क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है किसमें? डिफरेंट अमीनो एसिड में। डिफरेंट अमीनो एसिड में बेटा ये वेरिएबल होता है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, मेरी बात सुनो, पहले कोई लिखो नहीं, पहले सुनो सारी बातें। देखो, जब हम लोग टॉपिक के लास्ट में जाएंगे तो एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे कि हम क्या करेंगे, किसी सेल को डैमेज करके पूरी तरीके से, प्लांट या एनिमल सेल को पूरी तरीके से डैमेज करके एक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सही है? क्या नाम है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो एसिड का नाम है। जब उसमें हम किसी सेल को डैमेज करके उसकी चीजें डिसॉल्व करते हैं, कृपया करके फोकस करके सुने, डिसॉल्व करते हैं तो कुछ चीजें उसमें घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती। जो घुल जाती हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, और जो नहीं घुलती वो फिल्टर नहीं होती। तो जो घुल जाती हैं उनको हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल। समझ में आ रहा है? दूसरा, जैसे हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं, प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है। अमीनो एसिड किस में आता है? माइक्रोमोलिक्यूल। किस में आता है? माइक्रोमोलिक्यूल है। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं बेटा, मीथेन में हमने सब्स्टिट्यूशन करके ये अमीनो एसिड बना दिया है। ठीक है? क्लियर है? जब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड हम लोग लिखते हैं, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है? शुगर्स जो होती हैं, शुगर्स, शुगर्स मोस्टली डेक्स्ट्रो होती हैं। सुनना ध्यान से, कभी आपको कभी लगा हो बचपन में ग्लूकोज लगा हो, तो उस ग्लूकोज की बोतल पे डेक्स्ट्रोज लिखा रहता है। डेक्स्ट्रोज मतलब वो ग्लूकोज लगा रहे हैं एक तरीके से। तो ग्लूकोज या मोस्ट ऑफ द शुगर्स आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मोस्ट ऑफ द शुगर, सारी नहीं, मोस्ट कह रहा हूं। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर लीवो रोटेटरी। क्या याद रखेंगे? लीवो रोटेटरी, ऐसे याद रह जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर लीवो रोटेटरी, इसका मतलब अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनमें कायरल कार्बन होती है। क्लियर है? अगर मैं इस आर की जगह एच लगा दूं तो कार्बन नॉन कायरल हो जाएगी। सही है? ये सीओएच में कार्बन कायरल है? नहीं, नहीं, नहीं ना, ओ जुड़ा हुआ है ना डबल बॉन्ड के साथ, नहीं है। ठीक है? तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा, अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और उसमें भी हमारे पास मेनली क्या होते हैं? मेनली क्या होते हैं? लीवो। मेनली है लीवो, मेनली लीवो रोटेटरी। अच्छा, एक अमीनो एसिड है जिसमें आर बराबर में एच है, और वो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन, ये केमिस्ट्री में आएगा क्वेश्चन आपका, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इस पे नॉन कायरल कार्बन है। क्लियर है ये बात? सही है? अगर आर बराबर में एच लिख दूंगा तो ग्लाइसिन हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो नॉन कायरल है। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। नॉमेनक्लेचर में जब हम लिखते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन हो गई, दिस इज अल्फा कार्बन। ठीक है? अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो किसका पार्ट होते हैं? विच आर पार्ट्स ऑफ प्रोटीन। पार्ट है किसका? प्रोटीन का। वो हमारे पास क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। कौन से होते हैं वो? अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। इसका कोई रीजन है? कोई बताएगा why most of the amino acids are alpha amino acids? Why most of the amino acids are alpha amino acid? कोई रीजन? ठीक है, बताओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड डिराइव फ्रॉम, ध्यान देंगे, मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड डिराइव फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड्स। दिस इज पायरुविक एसिड, दिस इज OA। आप देखो, कॉमन आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ, जो ये पिंक वाला ही अलग है, कॉमन दिख रहा है सबको। मोस्ट ऑफ द, ये कौन सा एसिड है? पाइरुवेट। ये है OA, और ये है अल्फा कीटो, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। सुना सुना सा है क्रैब साइकिल में। अगर मैं इसकी एमिनेशन कर दूं, एमिनेशन, एमिनेशन होगी यहां पर, यहां पर। अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज पढ़ाई थी रेस्पिरेशन में, कि रेस्पिरेशन में जो भी चीजें बनती हैं उनका दो यूज है, फर्दर एस्पायर होगा और उससे बायोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो आप पाइरुवेट से एक अमीनो एसिड बना सकते हो। देखो, आप देखो, खुद से देखो, यहां CH3 है। ठीक है? आपने सिर्फ क्या किया, इस वाली कार्बन पर कीटोन हटा के NH2 लगा दिया। यस,
और यहां पर H है, ये अमीनो एसिड बन गया, क्योंकि ये वाला ग्रुप कौन सा है, R आ गया, ये वाला ग्रुप क्या आ गया बेटा, R, यस दिस इज R, दिख रहा है सबको, हाँ भाई, है ना, ये R ग्रुप हो गया। तो ये अमीनो एसिड का नाम एलानिन है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लग रहा हो कि सर NH2 इधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है भाई, घूम जाएगा, ठीक है, हाँ, तो ये R ग्रुप आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहां पर एक अमीनो एसिड लिखूंगा, उसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का आप स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, यहां NH2 जोड़ना है बस, और यहां पर जो अमीनो एसिड बना रहा हूं वो कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूटामिक एसिड। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से। नेचर में हमारे पास रेस्पिरेशन पहले आया था सबसे। रेस्पिरेशन में क्रैब साइकिल में कीटो एसिड्स होते हैं, कीटो एसिड की एमिनेशन से हमारे पास अमीनो एसिड बने थे। और वो कीटो एसिड जो भी है आपके पास नेचर में, वो कौन से हैं, अल्फा कीटो। अगर अल्फा कीटो एसिड्स हैं तो अमीनो एसिड भी क्या बनेगा, अल्फा अमीनो एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है, अमीनो एसिड कौन सा बनेगा, अल्फा अमीनो एसिड। तो वाई ऑल अमीनो एसिड जो प्रोटीन का पार्ट है, दे आर अल्फा अमीनो एसिड्स। क्यों अल्फा है, क्यों, बिकॉज दे डिराइव फ्रॉम किससे, अल्फा कीटो एसिड से, फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड्स। जो किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का। आप खुद से सोचो, पाइरुवेट से जो अमीनो एसिड बनता है वो क्या है, एलानिन, सही है, क्या है वो, एलानिन। अमीनो एसिड का नाम क्या है, एलानिन। अच्छा आप सुनना ध्यान से, कहानी ऐसे है, अगर आप ध्यान सुनेंगे, अगर आप, ये तो ठीक है अल्फा कीटो एसिड्स बनते हैं, अगर आपके पास, आप गए शादी में, ठीक है, कहीं कार्ड मिल गया बाई चांस आपको, आपने खा लिया एक्सेस प्रोटीन, मतलब पनीर मिला आपको, है ना, आपका मन किया, ठीक है, आपने सिर्फ पनीर खाया, ठीक है, एक्सेस प्रोटीन, है ना, क्योंकि हम तो इसी उससे जाते हैं कि यार सामने वाले की 4 प्लेट खराब करनी नहीं, हाँ, ठीक है, तो हमने एक्सेस प्रोटीन खा ली, ठीक है। एक्सेस प्रोटीन कभी भी स्टोर नहीं होती, नेवर स्टोर। एक्सेस प्रोटीन कभी भी, कुछ लिखो मत, मैं टाइम दूंगा लिखने का, एक्सेस प्रोटीन कभी भी स्टोर नहीं होती। तो वो किस में टूट जाएगी, वो टूट जाएगी अमीनो एसिड में। किस में टूट जाएगी, अमीनो एसिड में। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अमीनो एसिड में टूटकर वो चली गई ब्लड में, ब्लड के पास वो जाएगी लिवर में, ब्लड के थ्रू किस में चला गया, वो लिवर में। लिवर क्या करेगा, उसका डीएमिनेशन कर देगा। लिवर याद करो डीएमिनेशन करता है, जो भी तुम प्रोटीन खाओगे वो सारा काम लिवर पे है, सही है। लिवर ने उसकी डीएमिनेशन करी, जैसे ही लिवर ने डीएमिनेशन करी तो दो चीज बना दी, एक उसने NH2 बना दिया और साथ में उसने कीटो एसिड्स बनाए। देखो इस रिएक्शन को, इसका अपोजिट होगा, बोलो यही होगा ना। तो जब आपने देखा लिवर ने क्या किया, लिवर ने कहा कि ठीक है भाई खाली, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम करेंगे क्या, एक NH2 बना देंगे और एक क्या बना देंगे, कीटो एसिड्स। वो कीटो एसिड्स ब्लड में जाकर कोई सेल यूज कर ले, कुछ भी कर ले, तो इसको बॉडी यूज कर लेती है। इसको बॉडी क्या करेगी, क्या करेंगे, हमारे पास सेल्स इसको यूज कर सकते हैं, सेल्स इसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और इसको अपने यूरिया बना लेंगे, यूरिया साइकिल, यस। तो यूरिया बना के किडनी के थ्रू बाहर। इसका मतलब जो प्रोटीन आपने खाई, आपकी डेली रिक्वायरमेंट 100 ग्राम की है, सही है, मान लो 100 ग्राम की, आपने बहुत सारी प्रोटीन खा ली, मिला फ्री का खा गए, तो वो स्टोर नहीं होगा। क्योंकि हमेशा याद रखो प्रोटीन एक एक्टिव चीज है, एक्टिव मतलब कोई काम करता है। जो चीज कोई काम करती है उसको बिना बात के नहीं बना सकते या बिना बात के स्टोर नहीं कर सकते। हमें प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है, हमें चाहिए अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन कभी भी डायरेक्टली हमारी बॉडी में काम ही नहीं करेगी। मैं किसी दूसरे की प्रोटीन खाऊंगा, हमारी बॉडी में उसका कोई यूज नहीं है, हमें उसे तोड़ना होता अमीनो एसिड में। हम अपनी प्रोटीन खुद बनाते हैं, कहां पर, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, हम अपनी प्रोटीन खुद से बनाते हैं। तो हमें सिर्फ अमीनो एसिड चाहिए, पर अमीनो एसिड फ्री के मिलते नहीं है, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे, प्रोटीन की फॉर्म में। तो प्रोटीन को ऐसा समझो जैसे कोई वर्ड होता है ना, मान लो हमने लिखा एसिड, एसिड में अल्फाबेट्स हैं, हमने लिखा बेस, अल्फाबेट्स हैं। तो प्रोटीन एक वर्ड होता है, उसको हम किस में तोड़ते हैं, अल्फाबेट्स में। किस में तोड़ते हैं, अमीनो एसिड्स में। वो अमीनो एसिड हमें चाहिए, सही है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार सर हम प्रोटीन खाते हैं, मतलब गर्म करके पकाया, प्रोटीन खराब हो जाए तो खराब होने दो, हमें तो उसके अमीनो एसिड चाहिए, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है, हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अमीनो एसिड। पर अमीनो एसिड मिलेगा ही नहीं बिना बात के, वो हमेशा किससे मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको जितनी प्रोटीन डेली चाहिए उतनी खानी है, उससे ज्यादा खाओगे
उससे ज्यादा खाओगे तो कोई बॉडी में स्टोर नहीं होगी, कल आपको फिर खानी है वो। समझ में आ रहा है? एक की उसका क्या होगा, वो एक्सक्रीट करेगी बॉडी किडनी के थ्रू, अमीनो ग्रुप निकाल देगा, कीटो ग्रुप यूज हो जाएगा। अच्छा, कीटो ग्रुप लीवर निकाल के कीटो ग्रुप को ब्लड में डालेगा। तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि एक और तरीका बताता हूं। आप मान लो फास्टिंग रखी आपने, ठीक है, आपका मन कर रहा कि बीपीएससी के लिए हम विरोध करेंगे, ठीक है, आपने एक दिन फास्ट रखा, ठीक है, चल गया, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, आपकी बॉडी का ग्लाइकोजन यूज होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन के बाद फिर आपकी बॉडी का फैट टूटेगा, फैट के बाद मसल्स की प्रोटीन टूटनी चालू होंगी, ठीक है। जब प्रोटीन टूटेगी तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाएगा, अमीनो एसिड में से कार्बन की चेन निकालनी है, तो ये काम कौन करेगा, लिवर। तो लिवर क्या करेगा, डीएमिनेशन करेगा, कार्बन की चेन यूज करके सेल यूज कर लेंगे एनर्जी के लिए, बाकी किडनी फिर क्या करेगी, NH2। तो जब कार्बन की चेन जो कि कीटो एसिड्स हैं, इसको उठा के लिवर जब ब्लड में डालता है तो कहते हैं कीटोसिस हो गई, कीटोन बॉडीज बन गई। बोलते हैं ना जो लोग फास्टिंग पे हैं 12 दिन 10 दिन फास्टिंग पे, तो उसके ब्लड में क्या दिखता है, कीटोन बॉडीज। देख, कीटोन बॉडीज इज नथिंग बट कीटो एसिड्स, जो कि अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से बने हैं। समझ में आ रहा है? आप एक्सेस प्रोटीन खाओ या फास्टिंग करो, आपके ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ेंगी। भाई वो तो देख, मेरी बात सुन, कोई भी चीज यूरिन में आने का सिर्फ एक सिंपल लॉजिक क्या है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद वो चीज रीएब्जॉर्ब नहीं हुई। सही है, सिंपल सा लॉजिक है। मान ले मैं तेरे से कहता हूं कि ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो सकता है 300 तक, अगर ब्लड में 500 लेवल है तो 200 यूरिन में आएगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। मान लो कोई भी कंपाउंड एक्स है, अगर वो यूरिन में फिल्टर हो गया, मतलब कहां चला गया, फिल्ट्रेट में आ गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेट में आ गया, अगर उसकी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का एक वैल्यू है, उस वैल्यू को पार करके अगर वो ब्लड में है तो यूरिन में आएगा, कम होगा तो वापसी ब्लड में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हमने उसका 100% रीअब्जॉर्प्शन रखा है, ठीक है, लॉजिक ये है, हम कोशिश करते हैं रीअब्जॉर्ब कर लें, जरूरत होगी तो सिक्रीट करेंगे। क्लियर है? सही है, ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। चलिए, ये वाली बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जो प्रोटीन का पार्ट हो। स्टैंडर्ड, आप में से कितने लोगों ने गाबा सुना है, गाबा, गाबा की फुल फॉर्म बताओ, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। अब इतनी समझ आपको होगी कि ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन का होगा, ठीक है। तो 4 कार्बन का एक अमीनो एसिड है, जिसपे इधर COH लगा दूं तो यहां अल्फा बीटा गामा, यहां NH2 होगा। यस, ये होगा ना गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर। भाई COH से काउंट करेंगे 1 तो वो गामा कार्बन चली जाएगी शायद, है ना। तो इसका मतलब ये वो अमीनो एसिड नहीं है गाबा जो प्रोटीन बना सके। प्रोटीन वाले मैक्सिमम क्या या सारे क्या होते हैं, अल्फा। समझ में आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं अमीनो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, दे आर मोस्टली अल्फा अमीनो एसिड। और जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो बहुत सारे हैं, सिट्रुलिन सुना है सबने, ऑर्निथिन, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। समझ आ रहा है? दे आर ऑल्सो, केमिकली कुछ तो होता होगा, दे आर ऑल्सो अमीनो एसिड्स, पर ये अल्फा नहीं है जैसा हमें चाहिए, प्रोटीन नहीं बनाते। सही है, बोलो, ठीक है। हमारे पास वही 20 अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, बोलिए, यहां तक कुछ बेसिक चीजें बन रही है। किस किसने सुना है असेंशियल नॉन असेंशियल? असेंशियल क्या होता है, जो बाहर से डाइट में चाहिए, और नॉन असेंशियल, ठीक है। तो पहले हम 2 स्लाइड लिख लें, फिर आगे चलते हैं, इस पे बनाओ। पार्ट ऑफ प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स है, और इनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। नॉन स्टैंडर्ड सिट्रुलिन, है ना, ऑर्निथिन, कहां सुना ये, यूरिया साइकिल में, ठीक है। गाबा नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या हो गए, नॉन स्टैंडर्ड। सही है, क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड। बेटा मैं थोड़ा, जिन्हों जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे होंगे, मैं थोड़ा अजीब टाइप का बायोमोलिक्यूल पढ़ाता हूं, ठीक है, हाँ।
वो मुझे पता है। हाँ, जो वो इसका रीजन ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूड हो जाए और कुछ सारी चीजें आ जाए ताकि आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे वहां पे। और कुछ लॉजिक सेट होने जरूरी है, नहीं तो आपको आएगा नहीं कुछ भी। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीजों को पढ़ के उनके स्ट्रक्चर सोचने की कोशिश किया करो। चीजें मुश्किल नहीं है, डरोगे तो बहुत मुश्किल लगती है बायोमोलिक्यूल में। आर, आर डबल बॉन्ड का है आर इज इक्वल टू है वो। क्या हो गया तुझे? आर इज इक्वल टू, अगर ग्लाइसिन होगा, एच होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, नॉन कायरल कार्बन नहीं है ना इसमें। पता भाई? हाँ, कायरल कार्बन एब्सेंट है। इतना ही मुझे आता है भाई, इससे ज्यादा नहीं आता इसमें। और ग्लाइसिन का लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा। आप सोचो, आर में मुझे अलग अलग चीजें जोड़नी है, सबसे हल्का तो एच ही होगा, तो लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइसिन का भी होगा, है ना। इसलिए इसको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी कहते हैं। आप सोचो, मैं आर में CH3 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम क्या है? ग्लाइसिन का। ठीक है। हमेशा याद रखना, प्रोटीन कभी भी स्टोर नहीं होती बॉडी में, हमेशा उसकी डेली रिक्वायरमेंट है। किन कंडीशंस में ज्यादा रिक्वायरमेंट है? लैक्टेटिंग मदर, एथलीट, पेशेंट जो रिकवर कर रहे हैं, और छोटे बच्चे, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उनकी। सही है। जो लोग ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मदर जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, सेकंड पेशेंट हो गए, और हमारे पास एथलीट्स, इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक। हाँ, गलती से डब्बा लाके मत खाने लगना प्रोटीन का, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है वो, कुछ नहीं, किडनी पे प्रेशर बढ़ेगा सिर्फ। ठीक है। कुछ लोग होते हैं समझदार, भैया ने बताया था ई वाला प्रोटीन खाएंगे। हाँ। हाँ, पता नहीं क्या है। क्या हो गया? प्रोटीन ना खाओ भाई बिना बात के। हाँ, और फ्री का पनीर और चिकन मिल जाता, खा जाते हैं शादी में जाके। हाँ। है। हाँ, पैक भी करा लाओ, सही है। बहुत बढ़िया। हम लोग पॉलिथीन जेब में लेके चलते हो नहीं? है। हाँ। मैंने पढ़ो, कुछ ना बोलो तुम लोग। लिख लिया? हाँ। भाई सीधा हो जा। है, क्या हुआ? DNA बन रहा है ऐसे घूम घूम के? है, हेलिक्स बना रहा है? नहीं, कोई नहीं। है, सही है। इधर देखो भाई, इधर ध्यान दो, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये वाली स्लाइड लिखेंगे, आ जाओ। स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड बताई दी आपको पीछे, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, गामा इज गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, न्यूरो है। अमीनो एसिड होता है ये, अमीनो एसिड है, न्यूरो। नोट कर लो जल्दी से। Why most amino acids are alpha amino acid? Because they derive from alpha keto acids. 3 अल्फा कीटो एसिड, पहले ये टॉपिक हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाते थे। एक्चुअल में उन्होंने वो लास्ट पेज गायब कर दिया वहां से, चैप्टर ही हटा दिया। लास्ट पेज था वहां पर एक, वहां पढ़ाया जाता था। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट 5 कार्बन का है, तो ग्लूटामिक एसिड कितने कार्बन का बनेगा? 5 कार्बन का।
ऑक्सिलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। तो एस्पार्टिक एसिड कितने कार्बन का अमीनो एसिड है? 4 कार्बन का। सही है। एलानिन कितनी कार्बन की है? 3 कार्बन की। एलानिन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। क्लियर है? कहां लिखा है हमने? क्या लिखा है? ऑल होगा बेटा। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रोटीन की, वाई ऑल अमीनो एसिड्स आर अल्फा, हम बात कर रहे हैं उसकी जो प्रोटीन का पार्ट है। ठीक है, उसमें लिख ले ब्रैकेट में विच आर पार्ट ऑफ प्रोटीन। चले आगे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी लिख लो। अल्फा कीटो एसिड्स तो आपके सिलेबस में भी हैं, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में होंगे, है ना? रिएक्शंस पढ़ाए जाते होंगे उसके। हम अल्फा कीटो एसिड की एमिनेशन कर रहे हैं। क्यों? कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? एमिनेशन। क्या बना रहे हैं? अमीनो एसिड। क्या कर रहे हैं? एमिनेशन। और क्या बना रहे हैं? अमीनो एसिड। किसी को याद है प्रोटीन जो है वो रेस्पिरेशन में कहां कहां एंटर करती थी? पाइरुवेट, एसिटाइल कोए और क्रैब साइकिल में। समझ में आ रहा है? तो आप देखो, पाइरुवेट में जा सकता है एलानिन। अगर एलानिन से एनर्जी बनानी है तो कहां जाएगा? पाइरुवेट में। सही है? क्लियर? ग्लूटामिक एसिड से एनर्जी बनानी है तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटरेट में। ठीक है। जब आप मतलब पहुंचोगे कहीं एमबीबीएस जैसी जगह पे, तो वहां पर एक टॉपिक पढ़ाया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस डिटेल में। ठीक है। एलानिन से हम लोग ग्लूकोज बना सकते हैं। कैसे? पहले एलानिन से पाइरुवेट बनाएंगे और पाइरुवेट से रिवर्स जाके ग्लूकोज बना देंगे। दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? सोचो खुद से। एलानिन से क्या बनाएंगे? पाइरुवेट, और पाइरुवेट से ग्लूकोज। कोई डाउट है? उसको अपने क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाना। तो पाइरुवेट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। कैसे पता चला? एसिड है ना, कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड या कीटोन, उसके साथ OH। चलो बात करते हैं इस पे अभी। पहले बना लो जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्लास बीएन सर की, उसके बाद वीटी सर की, लास्ट से सर्वेश सर की। ठीक है, चलें। एक्चुअल में कार्बन की चेन है, एनर्जी के लिए यूज कर लेगा, या उसको कुछ बनाना है तो यूज कर लेगा। एक्चुअल में लिवर उसको बना के ब्लड में डाल देता है, जिसको जरूरत है यूज कर ले। क्योंकि क्या हो रहा है हमारे पास, जब हम फास्टिंग में है तो फास्टिंग में दो तरह की दिक्कत होती है। पहला, ब्लड का ग्लूकोज मेंटेन नहीं रहता। ठीक है। दूसरा, सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं है एनर्जी के लिए। तो ग्लूकोज नहीं है तो अगर कीटो एसिड मिल जाएंगे ना, तो हम एनर्जी बना सकते हैं। कैसे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में लिखा है ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो दीज ऑल कीटो एसिड्स आर नथिंग बट ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है। तो अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो ऑर्गेनिक एसिड को हम यूज कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए। क्लियर है? बोलो। ठीक है। नहीं नहीं बेटा, वो एक कंडीशनल चीज है, बहुत लंबे समय तक बनेगा तो नुकसान करेगा। वो क्या है, मतलब हमारा वो है एक तरीके का डिफिकल्ट कंडीशन का सर्वाइवल है, तो वो रेगुलर नहीं होना चाहिए, है ना? तो कीटोन बॉडीज बनेगी तो पहले तो सबसे पहले एसिडिक पीएच है। एसिडिक पीएच ब्लड में वैसे भी नुकसान करेगी। ठीक है। क्योंकि ब्लड जो होता है बहुत नैरो पीएच पे काम करता है, 7:35 से 7:42 पे है। ठीक है। वो तो अगर वो पीएच हल्की सी इधर उधर हो जाएगी ना, तो डेथ हो जाती है पर्सन की। तो ब्लड में बहुत स्ट्रॉन्ग बफर होते हैं। ठीक है। ब्लड में क्या है, बहुत अच्छे बफर होते हैं। सही है। हाँ, बफर क्या होता है? हाँ, जो पीएच को मेंटेन करे, चेंज को रेजिस्ट करे।
शाबाश, आ जाओ, अभी पढ़ो तुम लोग, आ जाओ। हाँ भाई, लिख लिया किसी ने, कोई लिख रहा है? हम एक चीज पढ़ रहे हैं, ज्यूटर आयन। हाँ भाई, ज्यूटर आयन पढ़ रहे हैं। ज्यूटर आयन क्या होता है पहले समझ लो ध्यान से, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ज्यूटर आयन क्या होता है जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास देखो, ज्यूटर आयन क्या होता है हमारे पास मान लो, इस चीज को देखते हैं। ये मैंने एक अमीनो एसिड, पहले पहले समझने की कोशिश करना। ये मैंने एक अमीनो एसिड बना रखा है। मैंने यहां पर इसको बेस दिया, पीएच दी बेसिक। बेस क्या होता है? जो नहीं, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे बात नहीं कर रहे, प्रोटॉन और उस पे बात कर रहे। बेस क्या होता है? जो OH डोनेट कर रहा है या प्रोटॉन ले रहा है, उसको बेस कहते हैं। प्रोटॉन लेने वाले को बेस कहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ भाई, बेस कहते हैं ना। ठीक है, तो जो प्रोटॉन ले ले उसको बेस कहते हैं। तो भाई इसने प्रोटॉन ले लेना है, ठीक है। बेस क्या करेगा? प्रोटॉन ले लेगा इनसे। तो प्रोटॉन ले लेगा तो क्या आ जाएगा बताओ? प्रोटॉन देगा कौन इसमें से? एसिड देगा, बेस देगा? एसिड को देना पड़ेगा। ये देखो, मेरी बात समझना ध्यान से। इस पे चार्ज नेगेटिव, देखो मेरी बात सुनो। अगर आप बेसिक पीएच पे रखोगे तो बेस क्या होता है? प्रोटॉन ले लेता है। प्रोटॉन इन दोनों में से उस ग्रुप से निकलेगा जो एसिडिक है। तो COH से ग्रुप निकल जाएगा तो क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो अमीनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज कब आता है? बेसिक पीएच पे। तो इन बेसिक पीएच अमीनो एसिड पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। चार्ज नेगेटिव क्यों आया समझ में आया? क्योंकि बेस ने प्रोटॉन निकाल लिया। अगर मैं एसिडिक पीएच रखूंगा, एसिडिक पीएच रखूंगा, तो उस केस में क्या होगा? प्रोटॉन मिल जाएगा। प्रोटॉन उसको मिलेगा, इसको NH2 को। और ये C क्या आ गया? ये COH, यहां H और यहां R। इसका मतलब इस पर चार्ज क्या आ गया? चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास एसिडिक पीएच है तो अमीनो एसिड पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक पीएच वो होती है जिस पर अमीनो एसिड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आ जाए। अमीनो एसिड पर क्या आ जाए? बोथ क्या आ जाए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों तरह के चार्ज आ जाए। वो कैसे पॉसिबल है? इधर देखो, वो ऐसे पॉसिबल है कि इसका प्रोटॉन चला जाए यहां और यहां से प्रोटॉन इसमें चला जाए, नेट चार्ज वही रहेगा। समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास ध्यान से कृपया ध्यान रखें, हर अमीनो एसिड की एक पीएच होती है जिस पर वो एज अ ज्यूटर आयन काम करता है। ज्यूटर आयन का मतलब होता है एक एम्फोटेरिक, एम्फो मतलब दो, जिसपे दो चार्ज है। तो अगर किसी अमीनो एसिड को आप बेस में रखते हैं तो बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? प्रोटॉन ले लेता है। तो अमीनो एसिड पे चार्ज क्या आता है? नेगेटिव आ जाता है। और एसिडिक में रखते हैं तो अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक ऐसी पीएच जिस पर अमीनो एसिड पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ जाए, उस पीएच को नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। तो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच होती है जिस पर अमीनो एसिड पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या है? अमीनो एसिड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है ऑन इन आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। इसको एक और नाम देते हैं पीआई कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? पीआई कहते हैं। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक अमीनो एसिड ए है, क्वेश्चन देखना। एक अमीनो एसिड ए है, अमीनो एसिड है जिसका नाम ए है और उसका पीआई दे रखा है 6। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच 6 के सॉल्यूशन में वो ज्यूटराइन मिलेगा, पीएच 7 उसे बेसिक फील होगा। समझ में आ रहा है? पीएच 7 उसको क्या फील होगा? बेसिक। पीएच 5 उसको क्या फील होगा? एसिडिक। उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर किसी अमीनो एसिड का पीआई 6 है तो पीएच 7 उसको कैसे लिखेगा? बेसिक। वैसे तो न्यूट्रल होता है लेकिन उसको क्या लगेगा? बेसिक। पीएच 5 उसको क्या लगेगा? एसिडिक। तो इसका मतलब अगर उसको बेसिक फील होगा तो क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो अगर मैं बोलूं अमीनो एसिड ए का पीआई ए है तो पीएच 7 पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पीएच 5 पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बोलो, सही है? बताओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करूं
आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पर किस इलेक्ट्रोड पे रन करेगा अमीनो एसिड? किसी पे नहीं। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होती है? जो किसी चार चीज को किसी इलेक्ट्रोड पर खींचती है। बोलो। तो अगर अमीनो एसिड आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, नेट चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रोड लगाओगे तो किधर भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई अमीनो एसिड ए है जिसका पीआई 6 है, पीएच 7 पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। यस। और पीएच 5 पर किस पे जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि खुद चार्ज पॉजिटिव है। ये वाली बात समझ पा रहे हो? ये जो टॉपिक है ना ज्विटर आयन, ये ऐसा नहीं टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं। ज्विटर आयन का टॉपिक ये है कि हर अमीनो एसिड का एक पीआई होता है। उस पीआई की मदद से उस अमीनो एसिड की सेपरेशन की जा सकती है। ठीक है? मान लो किसी अमीनो एसिड का पीआई 8 है, सही है, तो उसको बेस कब फील होगा? 9 पे, सही है, और 7 पे उसको क्या फील होगा? एसिडिक। तो अगर मुझे उसे सेपरेट करना है किसी दूसरे अमीनो एसिड से, तो मैं कर पाऊंगा? मेरी बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 अमीनो एसिड दे देता हूं। एक ए है, उसका पीआई है मान लेते हैं 4, बी है, उसका पीआई है मान लेते हैं 6। ठीक है? अब मान लो मैं सॉल्यूशन ले लूं 4 पीएच का, तो ए तो बना देगा ज्विटर आयन, सही है, 4 पीएच का ले लिया मैंने, और बी को क्या फील होगा कि एसिड है, सही है, तो किसी इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा। समझ आया? इस तरीके से अमीनो एसिड सेपरेट करती है। आपके सिलेबस में नहीं है ये चीजें, आपको सिर्फ ये समझ में आना हम ज्विटर आयन पढ़ते क्यों है। ज्विटर आयन क्या होता है? एक किसी पीएच पे, हर अमीनो एसिड का अलग होता है, एक पर्टिकुलर पीएच पे अमीनो एसिड पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आते हैं। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर। यस। इसका प्रोटोन पानी में गया, इससे ले लिया, तो एक तरीके से क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या चार्ज आ रहा है यहां पर? NH3+ CO-, यहां H और यहां R। अब इसको कहते हैं हम ज्विटर आयन। यस। और इस पीएच को क्या बोलते हैं? पीएच को क्या बोलते हैं? पीआई। क्यों बोल रहे हैं पीआई? क्योंकि इस पर इसकी क्या आ रही है? चार्ज न्यूट्रल, मतलब वो आ रहा है, प्लस माइनस दोनों आ रहा है। तो पीएच को पीआई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आइसो, आई क्या है यहां पर? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। टॉपिक समझ में आ गया? बोलो। बेटा कोई आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 3 अमीनो एसिड दे दिए, उसका पीआई दे दिया या एसिड बेस, वो कुछ नहीं करेगा। वो केमिस्ट्री में सिर्फ एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन देता है। वो एक फॉर्मूला है पीआई बराबर में PK1 + PK2/2 करके वो एक क्वेश्चन करा देता है। उस क्वेश्चन के सिर्फ फॉर्मूले वहां से अपने आप देख लेना, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता ऐसा। ठीक है? क्लियर है? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। बोल बेटा। मैं कह रहा हूं एक अमीनो एसिड ए है, इसका पीआई 4 है, एक बी अमीनो एसिड है, उसका पीआई 6 है। अब मुझे एक चीज बता, अगर पीएच 4 का सॉल्यूशन ले लूं ऐसे, तो ये तो बना देगा ज्विटर आयन। पीएच 4 इसको क्या फील होगा? एसिड। 6 से कम है ना 4, कौन एसिड है? अरे यार तू समझ क्यों नहीं रहा? अभी देख, मान ले इसका पीआई 10 है, इसका पीआई हम लिख लेते हैं 9 है। ठीक है? अब मैंने सॉल्यूशन ले लिया 8 का, ये दोनों को एसिड फील होगा, पर 8 वैसे तो एसिड नहीं होता, इसको एसिड क्यों फील होगा? इनके पीआई से कम है ना। एसिडिक पीएच में क्या चार्ज आता है? देख, पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, सही है। और मान ले मैंने इसका पीआई लिख दिया 8, हाँ भाई इसका पीआई 8 लिख दिया, मान ले पीएच में 9 ले लूं, 9 पीएच में इसको क्या फील होगा? एसिडिक। इसको क्या फील होगा? बेसिक। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। मैं फिर कह रहा हूं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच 7 नहीं होती, हर अमीनो एसिड की अलग अलग होती है। ठीक है? अब बोल। नहीं आया? नेट चार्ज न्यूट्रल है, पर वैसे उस पर है दोनों चार्ज। ठीक है? नेट चार्ज 0 है, इसलिए वो कहीं नहीं। अच्छा एक चीज और बेटा, ज्विटर आयन वर्ड प्रोटीन्स के लिए भी यूज होता है, तो प्रोटीन को भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे डीएनए को तो करते हैं ना, डीएनए को कैसे करते हैं याद करो। डीएनए पे नेट चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नेट चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और डीएनए किस इलेक्ट्रोड पे भागता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। यस।
ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, बनाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। लिख लिया? तो समझ नहीं रहा, पीएच कोई वैल्यू तो है नहीं, रैंडम वैल्यू है। ठीक है, बढ़िया है फिर तो। इसका मतलब वो तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 7 हो गई, वो तो हो सकती है, किसी भी अमीनो एसिड की हो सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो पीआई है ना, ये अमीनो एसिड वाइज होती है। ये कुछ भी हो सकती है, किसी की 4 है, किसी की 3 है, किसी की 8 है। पर जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वाला पीएच आप ले लो बाहर सॉल्यूशन में, तो अमीनो एसिड क्या बना देता है? ज्यूटेराइन बना देता है। बस ये टॉपिक है। ठीक है? ज्यूटेराइन कब बनेगा? जब आसपास मीडियम की पीएच क्या होगी? पीआई के बराबर होगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ बेटा, और पूछो कोई। अरे लिख लिया, जल्दी करो। कुछ कुछ बच्चे बैठे बैठे सो भी रहे हैं, सो मत भाई। हाँ, असल में ज्यूटेराइन क्या होगा, जब प्रोटीन बनाओगे ना, तो एक तरफ NH2 होगा, एक तरफ COH होगा, तो उस पर भी माइनस और पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। नहीं समझ में आई बात? हाँ, उससे कर सकते हैं प्रोटीन को सेपरेट, करेंगे बात उस पर भी। जल्दी करो भाई, हो गया? हाँ, जल्दी जल्दी, फास्ट। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। लिख लिया? आज लिख लोगे? हाँ, ये जो मुंह की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, मुंह खोल खोल के, हवा आ रही है मुंह में जा रही है, मत करो प्लीज, है ना? हाँ, डीप ब्रीथ कर रहे हैं। अच्छा, MD सर ने बताया ये बात? ठीक है बेटा, तुम लोग की बचपन में पिटाई नहीं हुई, डंडे से पिटाई हुई होती ना स्कूलों में, सब एक्टिव रहता है। नहीं नहीं, अब कहाँ होता है यार। चलो भाई, आ जाओ। ये 20 अमीनो एसिड के नाम है, पहले नाम लिखो इनके, शुरू हो जाओ। शॉर्ट फॉर्म है ये, याद, ये काम आएगी उसमें भाई, जेनेटिक कोड में भी काम आएगा, पहले लिखो इनको। हाँ, नहीं नहीं, मैं GLY लिखूंगा, तुझे ग्लाइसिन याद आएगा, उतना ही चाहिए मुझे। तेरे को पूरा याद करने में दिक्कत है क्या भाई? कर ले, पहले नाम तो लिखो कम से कम। भाई अगर मैं LYS लिख रहा हूं तो लाइसिन है वो, समझो, इतना आना चाहिए आपको। लिखो भाई, जल्दी। शॉर्ट फॉर्म याद करो उनकी जरूर से। GLY, ग्लाइसिन, एला, एलानीन, वेलिन, जेनेटिक कोड का टेबल है एक, वहां काम आएगा। फर्स्ट अमीनो एसिड जो डेसिफर हुआ था, किसी को याद है? पहला अमीनो एसिड जो डेसिफर हुआ था, डेसिफर मतलब डिस्क, मान लो जिसका कोड पता चला था।
इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, है ना। तो कुछ याद नहीं है तुम्हें। जल्दी लिखो। है लिखा जल्दी। बैठे में आराम से, बगल वाला लिख रहा है, देख रहे हैं उसको, है ना। सही है एस्पार्जिन। देखो, जीएलयू इज ग्लूटामिक एसिड, जीएलएन इज ग्लूटामीन, एएसपी इज एस्पार्टिक एसिड। कहीं है एएसपी? ए है भाई, ये ए है, एच नहीं है। एचएसपी कैसे हो जाएगा? ए है, ए इज एस्पार्टिक एसिड, तो एएसएन इज एस्पार्जिन। ऐसे जीएलयू इज ग्लूटामिक एसिड, जीएलएन इज ग्लूटामीन, टायरोसिन इज टीवाईआर, और टीएचआर इज थ्रियोनिन, एसईआर इज सीरीन, सीरीन सीरीन। सिर्फ नाम है ये, स्ट्रक्चर नहीं करने याद, नाम आपको पता होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म से कौन सा लिख रहे हैं हम, बस। क्लियर है? स्ट्रक्चर कुछ के कराएंगे, 3 के करने आपको, जो 3 आपके पास है ना बायो में, वो करने। केमिस्ट्री में सबके दे रखे हैं पर आएंगे नहीं, ठीक है। उनको पता है केमिस्ट्री वाले बच्चों को बायो के स्ट्रक्चर पूछना थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते नहीं है, उनको पता है बच्चे। चलो जल्दी करें। लिख लिया? लिख लिया सबने? कम से कम शॉर्ट फॉर्म रीड कर लो 2-3 बार, सुना सुना सा लगे कम से कम, है ना। हाँ, सुना सुना नहीं भाई, सुना सुना। हाँ, जब घर से निकाल देंगे तो सुना सुना ही लगेगा, चिंता ना करो तुम्हें। हाँ, भगा दिया जाएगा कुछ दिन पे। हाँ, भगा दिया गया है वैसे तो। हाँ, अब एक ही जगह बची है, मुखर्जी नगर, वहां जाके बीपीएससी की तैयारी करेंगे। हाँ। हाँ, नहीं, यहां तक तो रीच है ना, पेरेंट्स के आ जाते हैं, वहां थोड़ी आ पाएंगे, उतनी दूर कैसे आएंगे वो। हाँ, मुखर्जी नगर की खास बात क्या है, वहां सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है चाय की दुकान पे, वो भी ज्ञान दे रहा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, बता रहा है भैया ये वाला किताब पढ़ना चाहिए। अरे नहीं यार, कुछ नहीं होता वहां पे। लक्ष्मीकांत तो अब, उससे पहले कहते डीडी बसु पढ़ो, उसकी पॉलिटिकल साइंस की सबसे खतरनाक बुक है डीडी बसु, उसको कोई नहीं पढ़ता खुद से, लेकिन ज्ञान सारे देते हैं, यही पढ़नी चाहिए। अरे मैंने खरीदी थी, पढ़ी नहीं, समझ ही नहीं आई, फिर समझ में आया ये झूठ बोल रहे हैं सारे। चलो, अरे पढ़ो, कुछ नहीं होता, बुक से नहीं होगा। चलो देखो बेटा, ध्यान सुने, 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, मैं लिख रहा हूं, सिर्फ 3 के याद करने हैं। आर बराबर में एच, ग्लाइसिन है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है,
R बराबर में CH3, ये तो कर चुके हम लोग, एलानिन है, और R बराबर में CH2OH, ये क्या है, सीरीन है, ये क्या है, सीरीन है। ठीक है, देखते हैं जरा ध्यान से। हमारे पास NH2 है, C है, COH है, H है और R है। ये R ग्रुप वेरिएबल होता है, यस, ये R ग्रुप क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो अगर मेरे पास R बराबर में H है, सही है, तो ग्लाइसिन है। R बराबर में CH3 है तो क्या है मेरे पास, एलानिन है। और R बराबर में CH2OH है तो क्या है मेरे पास, सीरीन है। ये 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर जरूर याद करने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में बने हुए हैं ये। क्लियर, ये एनसीईआरटी में बने हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसका। क्लियर है, सबके नहीं करने पर मैं कुछ कुछ आपको बता रहा हूं, उस पर हम लोग चलेंगे। ये 3 बना लो, जल्दी से लिख लो। फिनाइल एलानिन, एनसीईआरटी चेक करोगे ना क्लास 12th की, तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिनाइल एलानिन वो अमीनो एसिड था जो सबसे पहले डेसिफर हुआ था। यस, आ जाओ, लिख लिया, आइए ध्यान से सुनेंगे। ये लिख लिया बेटा सबने, जल्दी करो। R बराबर में H, ग्लाइसिन। R बराबर में CH3, एलानिन। R बराबर में CH2OH, सीरीन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, सही है भाई, बहुत बढ़िया। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ असेंशियलिटी। ठीक है, असेंशियल कौन से होते हैं, जो डाइट में चाहिए। सबसे पहला पॉइंट सुने ध्यान से सारे बच्चे, हमारे पास बॉडी में ऑल 20 अमीनो एसिड रिक्वायर है, अमीनो एसिड रिक्वायर है। उसमें से क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड रिक्वायर होते हैं डाइट में, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, असेंशियल। उनको हम क्या बोलते हैं, असेंशियल। सबसे पहले हम मेरी बात सुनेंगे। नॉन एसेंशियल क्या होता है, जो, हाँ, जो क्या है, यस, सुनेंगे ध्यान से। नॉन एसेंशियल डाइट में नहीं चाहिए, किसमें नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर इन डाइट। तो फिर आएंगे कैसे, बॉडी में बन जाएंगे कैसे, असेंशियल से। तो असेंशियल वाला, उस पर कोई एंजाइम काम करेगा और मेरे पास जो अमीनो एसिड बनेगा वो क्या होगा, नॉन एसेंशियल। अब कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, याद होंगी। पहला कॉन्सेप्ट, प्लांट के केस में सारे अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि फूड चेन का अगर पहला मेंबर अमीनो एसिड बनाएगा नहीं तो हम खाएंगे किसे। मेरी बात समझ में आ गई, प्लांट सारे अमीनो एसिड बना सकता है, तो असेंशियल नॉन एसेंशियल प्लांट के लिए नहीं होता, ऑटोट्रॉफ के लिए नहीं होता। वो सारे अमीनो एसिड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, प्लांट सारे अमीनो एसिड खुद बना सकता है। असेंशियल नॉन एसेंशियल एनिमल्स के लिए है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं मुझे डाइट में चाहिए, तो डाइट में क्या खाओगे, प्लांट ही खाओगे इनडायरेक्टली। भाई डाइट में या तो एनिमल खाओगे तो उसने भी तो प्लांट खाया होगा। तो कहीं ना कहीं फूड चेन में जो सबसे पहला मेंबर है उसके पास सारे अमीनो एसिड क्या होने चाहिए, नॉन एसेंशियल होने चाहिए। समझ में आ गई, अगर प्लांट कोई अमीनो एसिड नहीं बनाता तो हमारी बॉडी में काम का ही नहीं है। क्लियर है, तो प्लांट सारे अमीनो एसिड बनाता है। क्लियर है, सही है, उनमें से कुछ हम बना पाते हैं, बाकी के लिए हम प्लांट को खा लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर है। अब असेंशियल वाले टॉपिक को करने के लिए सबसे जरूरी आपको एक रिएक्शन याद करना चाहिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा टॉपिक। बताता हूं क्यों। आपके पास एक अमीनो एसिड है जिसका नाम PHE है, फुल फॉर्म फिनाइल एलानिन। क्या नाम है, फिनाइल एलानिन। आपको मान लो स्ट्रक्चर लिखना नहीं आता, एलानिन लिखना आता है, हाँ भाई, एलानिन लिखना सबको आ गया है। अच्छा, एलानिन पर एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल ग्रुप जोड़ दो, कर लोगे। एलानिन पर एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ देंगे, फिनाइल ग्रुप। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये जोड़ दिया फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल एलानिन।
अब इसमें रिंग है तो ये एरोमेटिक भी है, अगर इसमें रिंग है तो ये क्या है, एरोमेटिक। ये अमीनो एसिड एसेंशियल है, इसका मतलब ये मुझे किस में चाहिए, डाइट में चाहिए। ये अमीनो एसिड क्या है, एसेंशियल है। अब मैंने क्या किया, बॉडी में एक एंजाइम रखा है जो इसको एक अलग अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं चीजें, इसलिए गड़बड़ रहती है ज्यादा। यहां पर H है, यहां पर सेम ग्रुप हमने लिख दिया फिनाइल एलानिन, लेकिन इस फिनाइल एलानिन पे ये जो भी तुम्हारी पोजीशन है, इसको ऑर्थो पैरा जो तुम समझते हो, OH ग्रुप जोड़ दिया हमने। ठीक है, क्लियर, OH ग्रुप जोड़ दिया है। अब इस OH ग्रुप का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो एंजाइम के नाम के साथ हाइड्रोक्सिलेज होना चाहिए। समझ में आ रहा है, हाइड्रोक्सिलेज होना चाहिए। और इस अमीनो एसिड का नाम टायरोसिन है। क्या है, टायरोसिन है। तो टायरोसिन अमीनो एसिड इज नथिंग बट OH ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनाइलएलानिन पे। एंजाइम में क्या चाहिए मुझे, हाइड्रोक्सिलेज चाहिए, क्योंकि OH ग्रुप जोड़ रहे हैं। पूरा नाम होना चाहिए सबस्ट्रेट के नाम पे, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। यस, पीकेयू डिजीज में, पीकेयू डिजीज में ये एंजाइम एब्सेंट होता है। ये क्या है, एंजाइम एब्सेंट होता है, ये वाला। ठीक होगी बात, सही है। अब देखो ये क्या क्या काम करता है। टायरोसिन बनाता है T3 T4, T3 एंड T4। ये क्या है, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन वाले हैं। T3 T4 हो गया। अब T3 T4 आर, ध्यान सुनेंगे, T3 T4 आर हार्मोन विच आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, हमारे पास हार्मोन्स क्या क्या थे, प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, स्टेरॉइड, यही थे। याद आया किसी को, प्रोटीन थे, कुछ पेप्टाइड्स हैं, सही है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं, और क्या है, स्टेरॉइड है। तो ये वाला ठीक है, T3 T4। ऐसे ही तुम्हारे पास एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ये भी इसी से बना लेते हैं। किससे, T3 T4 से। उसके बाद हम लोग, सॉरी, इससे क्या नाम है, टायरोसिन से। उसके बाद हम बनाते हैं मेलानिन, और एक और हम बना सकते हैं डोपामीन। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हम किससे बनाते हैं, टायरोसिन से। मेलानिन यही तो मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए, बाकी तो हार्मोन वगैरह हैं, या एक तरीके से कम अमाउंट के केमिकल है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर किसी चीज की कमी होती है तो इफेक्ट किस पे ज्यादा आता है, जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए या कम अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में। समझ में आ रहा है, अगर टायरोसिन नहीं बने तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट मेलानिन पे आएगा। समझ में आ रहा है, हमारे पास 1-2 महीने का T3 T4 होता है। ऐसा नहीं कि आप आज नमक नहीं खाओगे तो कल गोइटर हो जाएगा, ये पता है, ये वाली बात हमें ध्यान रखना, कुछ स्टोर होता है हमारे पास। मेरा पॉइंट ये है, ये सब हार्मोन है, ये कोई ट्रांसमीटर है, ये तो कम अमाउंट में चाहिए ना, ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, मेलानिन। ठीक है, आप खाने में, आप खाने में फिनाइलएलानिन खा रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, पर ये डाइट में होता तो है, ऐसा थोड़ी कि डाइट में होता नहीं होगा, होता है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को कहते हैं नॉन एसेंशियल। इसको क्या बोल दिया हमने, नॉन एसेंशियल, क्योंकि ये डाइट में चाहिए नहीं, हो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसको मैंने क्या बोल दिया, एसेंशियल बोल दिया। ये डाइट में मुझे जरूर चाहिए, नहीं तो ये बनेगा नहीं बॉडी में। क्लियर है, तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछे, एक डिजीज है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया, उसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अब जरा लॉजिक पकड़ोगे आप। फिनाइल कीटोन यूरिया में एक एंजाइम एब्सेंट है जिसका नाम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है, सबस्ट्रेट का नाम, और क्या कर रहा है वो, ठीक है। उसकी वजह से, ध्यान सुनेंगे, उसकी वजह से क्या हुआ, पीकेयू, पीकेयू जो था उसमें हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट है। हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट होने की वजह से 2-3 चीजें होंगी। पहला, टायरोसिन डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो, टायरोसिन घट जाएगा। टायरोसिन घटेगा तो किस पर इंपैक्ट आएगा, मेलानिन पे। मेलानिन में ज्यादा इंपैक्ट आएगा तो मेलानिन डिक्रीज होगा। उसका इंपैक्ट आएगा, हमारी बॉडी में 3 जगह कलर है, हेयर में, आईज में, स्किन में। ठीक है, सबसे कम है आईज में काला रंग, बाकी हेयर में और स्किन में है। तो इंपैक्ट किस में आएगा, डिक्रीज, किस में आएगा, डिक्रीज इन स्किन पिगमेंटेशन।
स्किन पिगमेंटेशन और हेयर पिगमेंटेशन। सही है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, आई में सबसे कम इंपैक्ट आएगा क्योंकि आई में उतना नहीं नीड है। यस, अब आ जाओ, दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? फिनाइलएलेनिन एक्सेस हो जाएगा। बोलो भाई, अगर ये नहीं है तो ये ज्यादा हो जाएगा, सॉरी ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये कम हो गया तो किस पे इंपैक्ट आया? मेलानिन पे। ये समझ में आ रहा है? बोलो, T3 T4 पे क्यों नहीं आ रहा है? वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, उतना तो खा ही रहे होगे डाइट में, हो सकता है। समझ आ रहा है? तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे आया हमारे पास? मेलानिन पे आ गया। अब देखो, फिनाइलएलानिन एक्सेस हो गया, कोई भी अमीनो एसिड एक्सेस है तो लिवर क्या करेगा? उसकी डीएमिनेशन। अब ध्यान से सुनना, एलानिन की डीएमिनेशन से बनता है पायरुविक एसिड, फिनाइल एलानिन की डीएमिनेशन से बनेगा फिनाइल पायरुविक एसिड। समझ में आया? बोलो, मैं ये ग्रुप हटा दूंगा, ये सब लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में। अगर मैं यहां इसकी डीएमिनेशन करूंगा तो ये ग्रुप हटा दूंगा, ये भी हट जाएगा, एक कीटोन जुड़ जाएगा। तो इस ग्रुप, इस कंपाउंड का नाम क्या रखोगे? फिनाइल पायरुविक एसिड। तो अगर फिनाइल एलानिन एक्सेस हो गया तो इसकी कौन करेगा डीएमिनेशन? लिवर। क्या करेगा लिवर? इसकी डीएमिनेशन। चलो ठीक है, लिवर ने कहा डीएमिनेशन कर देते हैं, डीएमिनेशन से बन गया फिनाइल पाइरुवेट। अब फिनाइल पाइरुवेट एक कीटोन है, क्या बोलोगे इसको? कीटोन बॉडी बोलोगे। अब ये दो काम करता है, पहला, ये जाता है न्यूरॉन में इकट्ठा होता है, न्यूरॉन में एक्यूमुलेट होगा तो मेंटल रिटार्डेशन कर रहा है। यस। दूसरा, ये फिल्टर नहीं, मतलब रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एनसीईआरटी लिखती है पुअर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सोचो, मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज ब्लड में ज्यादा हो जाए, क्या करेंगे उसका? पहला तरीका, किडनी से उसको फिल्टर करो, यूरिन से बाहर फेंक दो। दूसरा तरीका, वो ब्लड में घूमता रहे और ब्लड उसको कहीं पार्क कर दे। कहां पार्क करने लगेगा? मान लो न्यूरॉन में कर रहा है, तो न्यूरॉन में क्या हो रही है? मेंटल रिटार्डेशन एक सिम्टम आ गया। दूसरा, अगर यूरिन में आएगा, यूरिन में कब आएगा? जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाए, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ना हो। एनसीईआरटी इस बात को क्लास 12th में लिखती है, पुअर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। समझ में आया? बोलो, कोई चीज यूरिन में कब आएगी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाए, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ना हो। समझ में आ रहा है? तो अगर इसकी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो यूरिन में आया। अगर यूरिन में कीटोन आ रहा है तो उस डिजीज को बोलेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। सही है? ग्लूकोज आ रहा है, ग्लाइकोज यूरिया। याद आया? यही पढ़ते हो ना? ठीक है, तो आप देखो बच्चे, रट नहीं पाओगे। सबसे पहले फिनाइलएलानिन याद करो, एसेंशियल अमीनो एसिड। ओएच जोड़ने वाले एंजाइम का नाम हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, कम से कम ये 10 से 15 क्वेश्चन कवर कर रहा है सिर्फ ये टॉपिक। अलग अलग टाइप के बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। असेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन सा है? असेंशियल हो गया, ये वाला क्या हो गया? नॉन एसेंशियल। अब हम ये कह रहे हैं कि जो नॉन एसेंशियल है वो क्या क्या चीजें बना रहा है? T3 T4, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, मेलानिन, डोपामीन। सही है? डोपामीन बना रहा है। उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? मेलानिन। तो अगर टायरोसिन घटेगा तो इंपैक्ट ज्यादा किस पे आएगा? मेलानिन पे। और मेलानिन 3 जगह होता है हमारी बॉडी में, हेयर में, स्किन में, आईज में। समझ में आ रहा है? तो इंपैक्ट आएगा स्किन और हेयर पे। समझ में आ गया? अब उसके बाद अगर फिनाइलएलानिन एक्सेस है, सही है, तो उसकी लिवर क्या करेगा? डीएमिनेशन। हमने यही पढ़ा था, कीटो एसिड बना देगा। तो फिनाइल, जैसे एलानिन की डीएमिनेशन से पायरुवेट बनता है, तो फिनाइल एलानिन की डीएमिनेशन से क्या बनेगा? फिनाइल पायरुवेट। समझ में आ रहा है? अब फिनाइल पायरुवेट ब्लड में घूम रहा है, जाके कहां इकट्ठा हो गया? न्यूरॉन में। तो क्या करा रहा है? मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा, यूरिन में आ रहा है, तो उस बीमारी को क्या बोल रहे हैं? फिनाइल कीटोन यूरिया। क्लियर है? लॉजिकली सारी चीजें। और ये इसको हम क्यों बोल रहे हैं कि जब हम आपको असेंशियल के एग्जाम्पल लिखवाएंगे तो असेंशियल में हम जो लिखवाते हैं तो हम ऐसे याद करवाते हैं, अरवा, हिल, एमपी, टीटी। प्रॉब्लम ये है कि टी से 3 हार्मोन है, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान। अब आपको अगर ये याद है कि टायरोसिन नॉन एसेंशियल है, तो बाकी के बचे 2 ही रह गए ना, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसीलिए ये एग्जांपल्स कराता हूं और ये 3 जगह हिट करता है। एक, ये जेनेटिक्स को समझाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स में स्ट्रक्चर के बिना आप रट लेते हो कि फिनाइल पायरुवेट क्यों बना।
अभी आपको अमीनो एसिड में ये समझ आ रहा होगा कि कीटो एसिड बनेगा, सही है, फिनाइल पायरुवेट भी एक कीटो एसिड है, पर वो बना किससे है, फिनाइल एलानिन से। क्लियर है, बोलिए। ठीक है, दूसरा आपको ये समझ में आ रहा होगा क्यों मेंटल रिटार्ड ये हो रही है, पिगमेंटेशन घट रही है, और क्यों मेंटल रिटार्डेशन हो रही है। और फिनाइल पायरुवेट का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है पर पुअर रीएब्जॉर्प्शन है। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएगी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। आप जब वो सिम्टम्स पढ़ोगे आपको चमकने लगेगा, हाँ ये बातें थी। और इस वाले टॉपिक से ये और क्लियर होता है कि थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान किसमें है, असेंशियल में। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर, यही कंफ्यूजन रहती है। और दूसरा ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई पी से 2 अमीनो एसिड है, प्रोलीन भी है, तो यहां असेंशियल में क्या आ जाएगा, फिनाइल एलानिन। क्लियर, असेंशियल में फिनाइल आ गया, प्रोलीन फिर किस में चला जाएगा, नॉन असेंशियल में। पी से 2 नाम है ना, फिनाइल एलानिन और प्रोलीन, तो फिनाइल एलानिन असेंशियल है, प्रोलीन नॉन एसेंशियल है। तो ये हो गया मेरे पास आर्जिनिन, इस पे कल बात करेंगे वैसे तो, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और लाइसिन और मिथ्योनिन। अब ये तरीका है, आपको ये 10 लिखे हैं, मैं इसमें से भी बताऊंगा, 3 ऐसे हैं जो सेमी एसेंशियल या नॉन एसेंशियल में भी करते हैं हम लोग, वो कल करेंगे हम लोग यहां से। ठीक है, आपको छोड़ रहे हैं, 3:35 हो गई है। ये आप बना लेना, आप इसमें कोई डाउट है, ये अपना बना लेना। ठीक है, कल हम लोग प्रोटीन खत्म करेंगे, ठीक, और फिर हम लोग एंजाइम्स पे चल जाएंगे। कितने बजे टाइम, ये टाइम हो रहा है ना, ठीक है। वो उनको जल्दी लग रहा होगा जो लेट आए हैं, उनको लग रहा होगा 1.25 घंटे क्लास हुई है। टाइम से आया करो भाई।